Hello, dear students, welcome back. Today we are going to start lecture number 15 of Physics of Plus 2 class, and it is about electric dipole placed in external uniform electric field. हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है. So what happened to that dipole we shall discuss here. Okay, so as written here, torque on an electric dipole. इस तरह से भी क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट इज क्लियर दैट कि जब किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा जाएगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा. तो कैसे लगता है, लेट अस सी हियर. So let us suppose that these are the straight, equidistant and parallel electric field lines, which shows that here electric field is a uniform, and let this is my direction of electric field from left side to the right side, or you can say towards the positive x-axis. Let us say this is my dipole. I place it like this way. इस तरह से मैं इस डाइपोल को यहाँ पर रख देता हूँ. So let us suppose that upper end of the dipole is positive and lower end of the dipole is a negative. Means here I have placed a positive charge of the dipole and here is its equal and opposite negative charge. So from the study of electric field, we know that when n charge q is placed in external electric field, it experiences a force F vector is equal to Q into E vector. So ये हम पढ़ चुके हैं पहले. तो जिधर डायपोल का पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स लगेगी प्लस Q into E वेक्टर, एंड जिधर डायपोल का नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स लगेगी माइनस Q इंटू ई वेक्टर. जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो माइनस साइन भी हम यहां पर लेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. बोलने का मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर जाएगी फोर्स, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स है वो इसके फील्ड के ऑपोजिट लगेगी. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन हियर, लेट मी शो यू. डियर स्टूडेंट्स, आई हैव मेड हियर अरेंजमेंट. दिस इज अवर डाइपोल. ये हमारी डाइपोल है. यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका नेगेटिव चार्ज है, हम ये मान के चले हैं. तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस थ्रेड की डायरेक्शन में इस तरफ के फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के ऑपोजिट इधर फोर्स लगेगी. ठीक है. मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्यू ई आएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू ई आएगा. सो दो अलग अलग एंड्स के ऊपर फोर्स जो है वो कुछ इस तरह से एक्ट करेगी. दोनों साइड को आपकी डाइपोल जो है वो फोर्स के कारण पुल होगी. सो व्हाट विल हैपन, सी केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग. फोर्स हमेशा पैरेलल रहेगी, फील्ड की डायरेक्शन में लगती रहेगी, एक सेम में और एक ऑपोजिट में. तो आपकी जो डाइपोल है वो कुछ इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगी. यहाँ पे यू आर सीइंग हियर. आ रही बात समझ में. तो फोर्स हमेशा उस पर वैसे ही लगती रहेगी जैसे वो थी. मतलब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सीधा रहेगा, फील्ड लाइंस के पैरेलल रहेगा, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन डाइपोल के दो एंड्स पर जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी पैरेलल टू सम लाइन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रही है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, हरी बात समझ में, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रही है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है. तो ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन दोनों का डिफरेंट है लेकिन फोर्स इक्वल है और मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट है. तो आपकी जो डाइपोल है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगी, रोटेट होना शुरू हो जाएगी.
ठीक है, तो इसी रोटेशन को हम लोग टॉर्क के टर्म में मेजर करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस फिगर को यहां पे बना लेते हैं। लेट अस से एट सम पॉइंट, किसी टाइम पर आपकी जो डाइपोल है वो इस पोजीशन पर पहुंच जाती है। लेट अस से this is the positive charge of dipole and this is the negative charge of dipole. So force on this charge will be F vector is equal to QE vector and force on this will be F vector is equal to minus QE vector. Let us say this is F1 force or force on positive charge and this is the force on a negative charge. Okay. So you can see from here that magnitude of force on positive charge and magnitude of force on negative charge, this will be is equal to magnitude of QE vector or simply you can say QE. That means कि magnitude दोनों के ऊपर जो है वो इक्वल रहेगा। So अगर आप यहां से नेट फोर्स की बात करें, what will be net force? तो अगर आप लोग यहां से डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स निकालना चाहें तो नेट फोर्स जो है आपकी वो हो जाएगी वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स टोटल फोर्स जो है वो आपकी यहां पर 0 हो गई। टोटल फोर्स के 0 होने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर नेट फोर्स का 0 होने का मतलब है कि देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन इन डाइपोल। ठीक है, इसका मीनिंग है बच्चों, देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन इन द डाइपोल। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि ये आपकी डाइपोल है तो वो सीधी इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी, या ऐसे आ गई तो फिर वो इस तरह से मूव नहीं करेगी। दैट मीन्स फोर्स जो लग रही है वो उसको एक ही पॉइंट पर लगने के बाद उसको इस तरह से घुमा रही है, उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। ठीक है, बट दैट इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो जब भी हम किसी टॉर्क को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होती है। दैट मीन्स कि उसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूसर नहीं होती है, उसमें केवल टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो लेट अस कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर दैट टॉर्क। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, दैट इज, इसे मोमेंट ऑफ कपल भी कहा जाता है। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। तो अब हम यहां बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज हमने निकाल लिया है। आइदर फोर्स किसी का भी चाहिए हमें, वो QE है यहां पर। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, किसी एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन दूसरे की तरफ बढ़ा देते हैं और दूसरे से उसके ऊपर पर दूसरी चारस जहां पर पॉइंट पर फोर्स लग रही है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। लेट अस टॉक दिस पॉइंट एज A, B and let it be C. Okay, so here you can write torque tau is equal to magnitude of either force, that is QE, very simple, हम निकाल चुके हैं, into perpendicular distance between the two forces। दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखिए इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, एक इस लाइन पर एक्ट कर रही है और दूसरी इस लाइन पर एक्ट कर रही है, तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम BC यहां पर आके देखें तो कितना डिस्टेंस हो जाता है, BC हो जाएगा। यहां निकाल लीजिए, यहां निकाल लीजिए, एक ही बात आएगी। सो हम इसे यहां फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां से इजी हो जाता है थोड़ा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका BC आ गया। ठीक है, ओके। फर्दर अब हम क्या देखते हैं कि अब हमें BC को फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, लेट दिस इज द लेंथ 12 ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड लेट दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर डायरेक्शन P फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। सो लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से, कहीं भी बना सकते हैं आप लोग।
ये आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी है डाइपोल मोमेंट की। इनके बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ भी ये थीटा होगा और यहाँ भी ये एंगल आपका थीटा होगा। सो यू कैन राइट, यहाँ पे ले सकते हैं आप, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, आपको बीसी साइड चाहिए और नॉन हमें डाइपोल लेंथ एसी है, तो हम कर देंगे यहां से BC अपॉन AC। अननोन साइड को नॉन की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, तो ये साइन थीटा हो गया। दिस मीन्स यू कैन राइट BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC साइन थीटा, और BC इक्वल टू AC का मैग्नीट्यूड 2L है, लेंथ ऑफ डाइपोल है, तो ये 2L साइन थीटा हो गया। इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है, QE इंटू BC, व्हाट इज BC, 2L साइन थीटा। टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, Q 2L हम पहले लिख लेंगे, इकट्ठा कर लिया इसको, इंटू E इंटू साइन थीटा। आई थिंक यू रिमेंबर दिस टर्म, Q इंटू 2L क्या होता है, बिकॉज Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, और P क्या होता है सबको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि वीडियो बड़ा लंबा ना हो जाए। सो Q2L इज इक्वल टू P, यू गेट हियर PE sin theta and it is a torque. So this is the magnitude of the torque acting on the electric dipole when placed in external electric field. Okay, but here you know that E and P both are vector quantities, you know very well, and here theta you have calculated, which is a angle between P vector and E vector, right? So you can write this as a toe vector is equal to P vector cross E vector. This is from the definition of cross product of two vectors. This is from the definition of a cross product of two vectors you have studied in +1 class very well. अगर याद नहीं है तो आप +1 क्लास का वेक्टर्स का जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। वहां पर आपको ये बिल्कुल क्लियर उसकी डायरेक्शंस भी दिखाई गई हैं और पूरा उसमें समझाया गया है आपको। सो दिस बिकम वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सो एज फार एज वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन, इट विल बी टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। लेकिन अगर आप इसकी sorry, this is its magnitude PE sin theta, and if you will talk about its direction, so its direction will be same as that of the cross product of P vector and E vector, and all of you know that दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दोज टू वेक्टर्स होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? टॉर्क की डायरेक्शन P वेक्टर और E वेक्टर, जिस प्लेन में P और E हैं, आपका जो टॉर्क है वो उनके परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर भी दो होंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो वो आपको पता है, वो मिलता है आपको राइट हैंड स्क्रू रूल से। कहां से मिलता है? राइट हैंड स्क्रू रूल से। +1 क्लास में आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा। सो यहाँ अगर आप यहाँ पर बात कर लें तो जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पे P वेक्टर सपोज कर लेता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर E vector and this is your angle theta. So your torque from the right hand screw rule, it will be into the plane of paper. So you can call it as the downward. So this will be your direction of
टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी बेटा, पी क्रॉस ई आप इसको इस तरह से घुमाओगे, या यहाँ पर आप एक स्क्रू रखें और उसे पी से ई की तरफ में ऐसे घुमाएं, लाइक दिस वे, इस तरह से घुमा रहे हैं आप इसको, तो ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है बेटा, डाउनवर्ड जा रही है, तो इट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या कहेंगे आप इसे, इट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ अ पेपर। सो नाउ वी हैव सम स्पेशल केसेस हियर कि टॉर्क कब कितना लगेगा और कैसे लगेगा। फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मीनिंग क्या है, लेट अस सी। पहले ये समझ लेते हैं कि थीटा 0 डिग्री का मीनिंग है क्या। थीटा 0 डिग्री का मीनिंग है, देखिए लेट अस सी द डायग्राम अगेन। ये है आपका थीटा एंगल, थीटा एंगल है P और E के बीच में। तो अगर आप अपने डाइपोल को, ये पॉजिटिव चार्ज है मेरी कैप वाली साइड, ऐसे आपने डाइपोल को रखा है, तो 0 डिग्री अगर आपने एंगल बनाना है तो आपकी डाइपोल बिल्कुल सीधी E की डायरेक्शन में हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी डाइपोल ऐसे E की डायरेक्शन में हो जाता है, बिल्कुल जिस तरफ आपका E है उधर ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, बिल्कुल स्ट्रेट अलाइन हो गया, तो उस टाइम आप एंगल थीटा को क्या कहोगे, 0 डिग्री। अगर आपकी डाइपोल बिल्कुल वर्टिकल है, इस तरह से रखी हुई है, तो आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों केस मैंने यहाँ पे बता दिए। 90 डिग्री मीन्स डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड 0 डिग्री मीन्स डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड। ये दो केस हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं। तो जब आपका थीटा 0 डिग्री है तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूं, P वेक्टर एंड E वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। उसका मतलब आपका जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा, अभी निकाला आप लोगों ने, वो बन जाएगा PE साइन 0 इज, और साइन 0 0 होता है, सो दिस एम्प्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू 0। आपकी डाइपोल के ऊपर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। इट इज ऑब्वियस दैट अगर आपकी डाइपोल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है बच्चों, देखो इस तरह से, इट इज कंप्लीटली स्ट्रेट, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो तो लगातार फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो फील्ड के ऑपोजिट रहेगी। ये मेरा नेगेटिव चार्ज है और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों साइड से देखिए बिल्कुल बराबर फोर्स लगेगी, फोर्स विल बी इक्वल फ्रॉम बोथ साइड। तो अभी जो देखो मेरे डाइपोल के ऊपर फोर्स लग रही है, दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल फोर्स लग रही है आउटवर्ड, तो आपकी डाइपोल यहां से मूव नहीं करेगी और ना ही इसके ऊपर कोई रोटेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। वी से दैट डाइपोल इज इन stable equilibrium, no torque acts and dipole is in stable equilibrium. Equilibrium, dipole will be in stable equilibrium. Stable equilibrium का मीनिंग क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। Let us come back to diagram again. Stable equilibrium का मतलब है आपकी इनिशियल पोजीशन ये है, अगर आप अपने डाइपोल को थोड़ा सा हिला देते हैं, लेटर से अपनी पोजीशन से हिला दिया, ठीक है, इस तरह से डाइपोल है, इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है। ठीक है, अब आप डाइपोल को थोड़ा हिला देते हैं अपनी पोजीशन से, मान लीजिए डाइपोल अपनी पोजीशन से हिल गई, इसके ऊपर फिर से फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज फोर्स टुवर्ड्स द राइट साइड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज के ऊपर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड अपोजिट टू द फील्ड, और आपकी डाइपोल फिर से घूम के उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगी। होगा ऐसा कि नहीं होगा, ट्राई टू थिंक दैट। अगर ये दोबारा ऐसे चली जाती है, फिर से फोर्स लगेगी, एक फील्ड की डायरेक्शन में दो एंड्स के ऊपर फोर्स लग रही है, डाइपोल फिर से आपकी क्या हो जाएगी, सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर आप इसको इसकी इनिशियल पोजीशन से हिला रहे हैं तो ये दोबारा से वहीं पर पहुंच जा रही है, तो इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करने के बाद अगेन द सिस्टम अटेन्स द सेम पोजीशन। तो दैट मीन्स कि डाइपोल जब 0 डिग्री एंगल पर इनिशियली रखी जाए, मीन्स फील्ड के पैरेलल जब रखी जाए, तो आपकी जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है। ओके, सो लेट अस डिस्कस द सेकंड केस। सेकंड केस इफ थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हम मैं पहले बता चुका हूं आपको पिछले केस में, डाइपोल मोमेंट P is perpendicular to E vector. In that case your torque will become P
ई साइन 90 डिग्री एंड साइन 91 होता है, इसका मतलब आपका जो टॉर्क है वो हो गया पीई, और ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क पीई। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क? पी इंटू ई, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यू नो वेरी वेल। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क इज पीई। ओके, अब यहां पर एक स्पेशल केस और लेते हैं हम लोग। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्यों लिया मैंने? देखिए, अगर थीटा आप 30 डिग्री टॉर्क के फॉर्मूले में पुट कर दें तो आपको टॉर्क मिल जाता है पी ई साइन 30 डिग्री एंड साइन 30, आई होप ऑल ऑफ यू नो इट्स वैल्यू, इट इज 1/2। सो यू कैन गेट हियर टॉर्क इज इक्वल टू पी ई अपॉन 2। सो दिस इज वेरी क्लियर हियर दैट व्हाट इज पीई? प्रीवियस केस में पढ़ा, पीई टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब 30 डिग्री पर जो टॉर्क एक्ट करता है डाइपोल पर, वो उसके मैक्सिमम का हाफ होता है। इसलिए हम लोग ये केस स्पेशल पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि किसी डाइपोल पर 30 डिग्री पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा। अगर उसे 30 डिग्री इनिशियली रखा जाए तो दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ द, सॉरी, दैट विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको एक इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए पॉइंट क्लियर कर सकते हैं आप लोग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री? पहले तो इस बात को समझना जरूरी है। फिर से डायग्राम पर आ जाते हैं। ये हमारे डाइपोल है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, अब हमने थीटा 180 कर दिया। 180 का मतलब है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 हो तो वो एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, सॉरी, वो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब पी वेक्टर जो है वो ई के ऑपोजिट होगा। तो ई की डायरेक्शन राइट में है तो पी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगी। तो आपकी जो डाइपोल है पूरी तरह से ऐसी कर दी जाएगी। आ रही बात समझ में? मतलब ये डायरेक्शन आपकी डाइपोल मोमेंट की हो गई और ये डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया बात? तो इस केस में भी आप देखें तो क्या होगा, देखिए, अब ये हमारा जो कैप है इसको हमने पॉजिटिव माना है, तो पॉजिटिव के ऊपर जो फोर्स है वो आपकी फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। तो पॉजिटिव की फोर्स इस तरफ रहेगी और नेगेटिव की फोर्स इस तरफ रहेगी। आ रही बात समझ में? अब दोनों फोर्सेस जो हैं, इस एंड पर जो फोर्स है, ध्यान से देखिए, इस एंड पर जो फोर्स है, ये बना रहा हूं मैं, यहां पर थ्रेड से बांधा हुआ मैंने इसको। इस एंड की जो फोर्स है वो आपकी राइट साइड पर लग रही है, बिल्कुल अलोंग द लाइन। ठीक है, और इस एंड की फोर्स जो है वो लेफ्ट में लग रही है अलोंग द सेम लाइन, इस तरह से। गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को फिर से क्या कर रही हैं? कैंसिल कर रही हैं। कब तक? जब तक ये एक ही लाइन पर एक्ट करती रहेंगी। तो इसका मतलब टॉर्क 0 आना चाहिए। लेट अस सी 0 आता है कि नहीं आता है। लेट अस पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। पी ई साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री साइन 180, एज ऑल ऑफ यू नो दैट 0 होता है, और 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। इसका मतलब आपका जो टॉर्क है वो कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 0 हो गया। कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करता है। अब जब कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करता है तो आप उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम कहते हैं, अभी हमने देखा। लेकिन यहां पर जो इक्विलिब्रियम है उसे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब हुआ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन एक बार डिस्टर्ब हुआ तो दोबारा वापस नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? देखिए, लेट अस सी देखते हैं। हम डायग्राम पर आ गए। इस एंड को इधर आपके राइट में खींचा जा रहा है और इस एंड को लेफ्ट में खींचा जा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। ठीक है, जब तक ये फोर्स एक ही लाइन पर लगती रहेगी आपका जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन आपने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का चेंज हो गया। देखिए, थोड़ा सा भी डिफरेंट। जब तक ये सीधा है लाइन ऑफ एक्शन सेम है। सेम मीन्स एक ही लाइन पर एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे थोड़ी सी आप डिस्टर्ब करेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। अब लाइन ऑफ एक्शन चेंज होने के बाद आपकी जो पूरी की पूरी डाइपोल है वो इस तरह से फिर रोटेट हो जाएगी।
दैट मीन्स टॉर्क का आपका काम करना शुरू कर देगा और आपकी डाइपोल दोबारा से इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आएगी। वापस तो तब आनी थी अगर ये ऑपोजिट ऐसे घूमता और ऐसे आ जाती, तो ऑपोजिट फोर्स तो लगेगी नहीं। आ रही बात समझ में? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा। आ रही बात समझ में? अभी ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब वापिस आना होता है तो ये इस तरफ वापिस आता है ऐसे करके, तो फिर तो हमारा लॉ ही उल्टा हो गया यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट काम कर रहा है। इसका मतलब अगर आपकी डाइपोल फील्ड डायरेक्शन से ऑपोजिट रखी जाती है और अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर वो अब दोबारा अपने इक्विलिब्रियम पर वापिस नहीं पहुंचती है। तो इसलिए इस केस का जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। जबकि केस नंबर 1 का जो इक्विलिब्रियम था वो स्टेबल था। समझ आया तो ठीक है, और अदरवाइज कंपैरिजन के लिए दोबारा से रिवाइंड करके ध्यान से देखिए वीडियो का। यही आप लोगों को एक फायदा होता है कि कोई पॉइंट मिस कर जाए या समझ ना आए तो आप उसे दोबारा से देख सकते हो। So see it again and again. What is the difference between stable equilibrium and unstable equilibrium? मैं इन चारों केसेस की यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। ये ब्लैक लाइन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। केस नंबर 1 0 डिग्री पर था। ये आपकी फील्ड डायरेक्शन ई है, तो आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज पी वेक्टर। अरे बात समझ में? इसका मतलब इधर P का पॉजिटिव चार्ज है और इधर P का आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके। सेकंड केस आपका 30 डिग्री का था, तो आप ऐसे 90 डिग्री का था सेकंड केस हमने लिया हुआ, तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हो। ये आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है जो रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, और ये इनके बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है और ये आपका E वेक्टर है। थर्ड केस आपका 30 डिग्री का है, तो आप ऐसे कुछ बना सकते हो। ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज और ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी दिखा सकते हो। ये नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये एंगल आपका थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाला लास्ट केस है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब डाइपोल जो है वो पूरी तरह से आपकी ऑपोजिट हो चुकी है। ऑपोजिट होने का मतलब डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया है और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया है। तो ये जो पहले वाला केस है ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये वाला जो केस है ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। छोटा सा 1 मिनट की डेफिनेशन है यहाँ पर देखिए। आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक और यहाँ पे पॉइंट लेके आया हूं। टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। यहां से आप पी निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वो बन जाता है टॉर्क अपॉन ई साइन थीटा। इफ ई को 1 मान लिया जाए मींस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा को 90 डिग्री मान लिया जाए, तो आपका जो P है वो इज इक्वल टू टॉर्क हो जाएगा। आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज है, मैथमेटिकल कर सकते हो। E का वैल्यू 1 रखेंगे, साइन थीटा साइन 90 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, टॉर्क अपॉन 1 1 हो गया, P इज इक्वल टू टो हो गया। तो यहां से देखो आपकी डाइपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन बन जाती है। क्या डेफिनेशन बन जाती है देखिए, मैं लिखता हूं यहाँ पे। सो यू कैन से दैट योर डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क। P इज इक्वल टू टो आ गया यहाँ पे, ठीक है। P डाइपोल मोमेंट है और टो आपका टॉर्क है। तो क्या बोल सकते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क। P टॉर्क के बराबर आ गया, लेकिन कब? आपने E को भी 1 कर दिया है और एंगल थीटा 90 कर दिया है। इसका मतलब आपने अपने डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा है, और रखा कहाँ है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है। कैसे बनी डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इट। डाइपोल जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी कब? व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलरली। डाइपोल को कैसे रखा जाना चाहिए? परपेंडिकुलरली। कहां पर? इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यूनिट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। आ रही बात समझ में? और रखी कैसी जानी चाहिए? परपेंडिकुलरली। उस केस में जो आपका डाइपोल मोमेंट के ऊपर टॉर्क लगेगा वो बराबर होंगे, मतलब जितना न्यूमेरिकल वैल्यू डाइपोल मोमेंट की होगी उतना ही उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ओके,
So that's all for this lecture. Watch it is very important. So okay, goodbye.